डियर एस्पिरेंट में जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा डिस्कशन होने वाला है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 123 और यहाँ पे वो सारी ब्रांचेज हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एक बहुत ही हैंडसम सैलरी होती है और उससे इम्पॉर्टेंट बात कि यूपी में एक ये ऐसा एग्ज़ाम होता है जो मुझे लगता है काफ़ी फेयर होता है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। जिस दिन एग्ज़ाम दोगे आप उसी दिन सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। विद इन वीक आपका रिजल्ट भी ये दे देते हैं, आपका जो MR शीट है, आपके जितने अटेम्प्ट हैं, सब कुछ दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये फेयर होता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना चाहिए। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या है और आपको बुक्स कौन सी फॉलो करना चाहिए इसके प्रिपरेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इसकी PDF या फिर एडवर्टीजमेंट या जो मैं वीडियो बनाता हूँ बाकी डिटेल्स वो सब मिलती रहती हैं। ये ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए। बाकी प्लेटफॉर्म है, आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे वो सारी ब्रांच दिया गया है। पहला जो मैकेनिकल डिसिप्लिन है उसमें कौन कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग। अगर आपने इन सब से बीटेक किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्राइटेरिया है 65% होना चाहिए आपका। अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो। कई सारी यूनिवर्सिटी आपके जो ईयर्स होते हैं उसको वेटेज देते हैं। सपोज कर लीजिए फर्स्ट ईयर को 25 दे दिए, सेकेंड ईयर को 50%, थर्ड ईयर को 75 और फोर्थ ईयर को 100% का वेटेज देके इस तरीके से परसेंटेज बनाए जाते हैं। इस परसेंटेज को ये नहीं मानते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये चेक करेंगे। जो फ्लैट आपने मार्क्स गेन किए हैं थ्रू आउट द ईयर उसको सबको एक इक्विवेलेंट मतलब सबको 100% का वेटेज देके एवरेज जो आपका परसेंटेज है वो आना चाहिए 65। अगर है तो ही आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। बाकी आप देख पाओगे इलेक्ट्रिकल में जो ब्रांचेज हैं। मैकेनिकल में एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे ऑटोमोबाइल मेंशन नहीं है तो ऑटोमोबाइल के लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं कि ऑटोमोबाइल एलिजिबल है या नहीं है। जो ब्रांचेज यहाँ पे मेंशन है वही ब्रांचेज एलिजिबल हैं, इसके अलावा किसी भी ब्रांच को वो कंसीडर नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल का देख पाओगे तो इलेक्ट्रिकल में ये सारे ब्रांचेज हैं जो कि यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की पोस्ट नज़र आ रही है। नीचे जो चीज़ मैंने आपको बताया 65 वाली वो यहाँ पे मेंशन है। कट हो गया है बट एडवर्टीजमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। होप सो आप लोगों ने देख भी लिया होगा। डेट की बात कर लेते हैं यहीं पे। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन हो रहा है 23 मई से और ये 14 जून है। यहाँ तक आपको फ़ी पेमेंट कर देनी है, बाकी सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे जो एज कैलकुलेशन होगा वो ध्यान रखना है जनवरी से होगा, ठीक है। जो आपके OBC, EWS इन सब के जो सर्टिफिकेट आपको रखने हैं वो रखने हैं मार्च 2022 के, मतलब नए चाहिए, इनको मार्च के चाहिए। मार्च से पहले वाले हैं तो ये वैलिड उसको नहीं मानेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो बना लेना। हालांकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक करते हैं बट मैं कहूँगा कि रिस्क नहीं लेना है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपके EWS या OBC सर्टिफिकेट नंबर या फिर किसी भी कैटेगरी का मांगते हैं तो आप नया वाला ही भरना, भी टाइम है, आप बनवा सकते हो, वो एक आध हफ्ते में बन जाता है। बात करते हैं आपके एज की। तो जैसे मैंने आपको कहा 21 to 40 ईयर है, ये कैलकुलेट होगा आपका जनवरी से, ठीक है। और जिनको एज रिलैक्सेशन है एज पर द रिजर्व कैटेगरी वो एज इट इज रहेगा। बाकी बात करते हैं फ़ी की। तो आपको पे करना होगा। अगर आप SC कैटेगरी से हो तो 826। कोई कहेगा ST के लिए नहीं है क्या? ST के लिए सीट नहीं है, यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है। अब कई सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या मेरे कैटेगरी की सीट नहीं है तो मैं ये फॉर्म नहीं फिलअप कर सकता हूँ? बिल्कुल ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, चाहे आपके कैटेगरी की सीट हो या ना हो। इवन दो जो अदर स्टेट्स के लोग हैं वो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बट उनको जनरल में ये फॉर्म फिलअप करना होगा। कोई भी जनरल कैटेगरी में कोई भी आदमी अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है, दूसरे स्टेट वाले भी फिलअप कर सकते हैं। ये आपके एडवर्टीजमेंट में मेंशन भी है, ना भी मेंशन होता है तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये चीज़ें हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको सैलरी नज़र आ रही होगी 56,100 रुपीज़ का बेसिक पे है।
ये आपको सारी चीज़ें मिला के, आपका डीए मिला के, आपका एचआरए मिला के, बाकी अलाउंसेस मिला के ये 80,000 के प्लस चला जाता है। तो एक अच्छी खासी सैलरी है, काफ़ी आराम मिलता है आपको, जॉब भी बहुत ऐसी नहीं होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब है पहले तो, अभी के लिए तो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है, बढ़िया पोस्ट है, तो प्रिपरेशन जरूर करें। और सबसे अच्छी बात जो मैं स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली फील होता है कि धांधली उधली वाला काम नहीं होता है। यहाँ पे आप पोस्ट देख पाओगे, चूंकि प्रोडक्शन लाइन की ये जो रिक्रूटमेंट है वो है, इसलिए यहाँ पे मैकेनिकल की सीटें आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रही होंगी। इंडिविजुअल कैटेगरी की ये सीटें हैं, देखो यहाँ पे जो एसटी कैटेगरी है उसकी सीटें किसी भी ब्रांच में 0 हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। आप जनरल कैटेगरी में, जिनकी सीटें नहीं हैं उनको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना अलाउ होता है। मैंने दूसरे स्टेट वालों को भी बता दिया, वो चीज़ें सारी मेंशन है, मैं वो तो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बट ठीक है, आप एक बार एडवर्टीजमेंट रीड करो तो आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिकल की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, और ये है सिविल वाली, ठीक है। अब सिविल को हिंदी में पता नहीं इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बट इसके लिए जो पोस्ट 5 है, इसके लिए जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो सिविल चाहिए, मतलब आपकी डिग्री सिविल में होना चाहिए, और 65 वाली क्राइटेरिया यहाँ पे भी है। सैलरी सबकी सेम है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन के लिए आपको देना होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया भी फिक्स किया गया है कि 28% होना चाहिए अगर आप एससी कैटेगरी से हो। हालांकि इस पे सिलेक्शन नहीं होगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कट ऑफ कितना ज़्यादा जाता है, लास्ट टाइम का कट ऑफ भी आपको दिखा दूंगा। और बाकी कैटेगरी के लिए ये मैंने गलत लिख दिया है, ये 28 नहीं होता है, ये होता है 33, मतलब भूल गया मैं, चेंज नहीं कर पाया हूँ। इसके बाद जो लोग सीबीटी क्वालिफाई होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि सीबीटी कितने का होगा और इंटरव्यू कितने का होगा। तो स्कीम ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं। 2 पार्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करोगे तो 0.25 माइनस हो जाएगा। पहला जो पेपर होगा उसका जो सिलेबस होगा गेट का, आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच के गेट का जो सिलेबस है 2022 के लिए, वही सिलेबस इस एग्जाम के लिए भी होगा। बहुत हद तक ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अगर आप गेट के पेपर सॉल्व किए हो, ईएस के पेपर सॉल्व किए हो, तो मैं कहता हूं अब जाके बस वहां पे टिक करोगे सही सही, ठीक है। ये टोटल हो गया आपका 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। इसके बाद जीके, हिंदी और रीजनिंग, इसका एक मतलब इसी के साथ पेपर होता है, सेकेंड पार्ट होता है। ये 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ जाते हैं, तब देखा जाएगा कि वो कैंडिडेट जो है रिटेन में कितना मार्क्स पाया है। तो अगर रिटेन में जो ज़्यादा रहेगा, इंटरव्यू के मार्क्स को कम वेटेज दे देंगे, रिटेन के मार्क्स के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका इंटरव्यू का मार्क्स भी सेम है, रिटेन का मार्क्स भी सेम है और टोटल मार्क्स भी सेम है, उस केस में देखा जाएगा कि आप अपने कोर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए हो। तो अगर आपका कोर सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा है तो उस केस में आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर ये सारा सेम हो जाता है तो जो बूढ़ा होगा उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको। यहाँ पे आप टाइम देख पाओगे, ये टोटल पेपर होगा आपका 3 आवर का। इसके बाद जो लोग क्वालिफाई होंगे उनका इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का। तो इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो इंटरव्यू में ऑन एन एवरेज सबको 10 से लेके 12-15 तक मार्क्स मिलते हैं, जो लोग सेलेक्ट होते हैं। जो सेलेक्ट नहीं होते हैं उनको कम मिलते हैं। हालांकि अगर बहुत अच्छा आप लेके आए हो रिटन में और इंटरव्यू में थोड़ा कम भी रहा तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रिटन है और 20 मार्क्स का इंटरव्यू है, उसके आगे कोई वैल्यू है नहीं इंटरव्यू का। बस ये देखा जाता है कि ठीक है यार, आप बोल चाल लेते हो, एक इंजीनियर की क्वालिटी है, एक मैनेजमेंट क्वालिटी है, आपके अंदर में लेबर काम कर रहे हैं, आप उनको हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जूनियर जो आपके अधिकारी हैं उनको आप हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उनसे काम करा पाओगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इंटरव्यू में। अब बात करते हैं आपके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की। तो ये कट ऑफ आप ध्यान से देख लो, 2021 का कट ऑफ है, कितना ज़्यादा जाता है कट ऑफ, कितना कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। सबसे ऊपर आपको मैकेनिकल का नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कैटेगरी है हर ब्रांच के लिए और ये आपका यहाँ पे मार्क्स मेंशन है। मैकेनिकल की बात करें तो जो रिटेन हुआ था 200 मार्क्स में, 200 मार्क्स में जिन लोगों ने 160 या इससे ऊपर मार्क्स लेके आए थे उन्हीं को कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। मतलब ये देखो कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 80% मार्क्स। तो ये मान के चलो आप, ये परसेंटेज 80 से लेके 83, 84 तक वेरी करता रहता है। बहुत कम चांस है कि ये 80 से कम हो जाए। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 80% मार्क्स लाना आसान नहीं होता है बिना पढ़े हुए, ये कंपटीशन का लेवल बता रहा है।
इसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका जो फाइनल कट ऑफ गया था जनरल का वो 177.5 गया था। मतलब ये वाला लास्ट वाला बंदा अगर 17 नंबर ले आता है, 17.5 नंबर ले आता है, तब जाके इसका सिलेक्शन होगा, जो कि इंटरव्यू में टेंस टू इम्पॉसिबल है। मतलब यहां पे जो रिटेन में जिसका 165 166 से ऊपर मार्क्स रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली उसी का सिलेक्शन हुआ होगा, अगर उसको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो। मतलब ये सोच लो कि अगर आप 170 175 मार्क्स लेके आते हो तो आपके चांसेस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस हिसाब से आपको टारगेट कर लेना है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का दिख रहा है, मैकेनिकल का थोड़ा सा मार्क्स कम है, बहुत ज़्यादा का वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे आपका ओबीसी का दिख रहा है, ये भी बिल्कुल क्लोज ही है, एक आध नंबर का डिफरेंस है दोनों में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, ओपन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, बट स्टिल यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते। यहाँ पे भी आप समझ लो टोटल तो 80% मार्क्स लाना ही है। ये आपको इलेक्ट्रिकल का दिख रहा है, इनका कट ऑफ तो और ऊपर गया हुआ है, इनके रिटर्न का कट ऑफ भी आप देख पाओगे जनरल का। हाँ, ईडब्ल्यूएस का इनका कट ऑफ कम गया था। अब क्यों कम गया था? शायद ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट कम रहे होंगे, जिसके वजह से कट ऑफ कम चला गया होगा। ओबीसी का ये कट ऑफ है, ये आपका एससी का कट ऑफ है। इसी तरीके से बाकी आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच का कट ऑफ देख पाओगे। सीएससी में एससी की भी सीट नहीं थी, जहां पे सीट नहीं है वो डॉटेड बनाया गया है, ताकि किसी को ये कंफ्यूजन ना हो कि मैं गलती से भूल गया हूं एससी की सीट या फिर एसटी की सीट। तो जिसकी सीट थी उसका क्या कट ऑफ गया है लास्ट टाइम, वो मैंने आपको बता दिया। इस कट ऑफ को माइंड में रख के आपको ±5 रखना है। ±5 इसलिए, माइनस तब होगा जब पेपर हार्ड चला जाएगा, प्लस तब होगा जब पेपर थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि वेरिएशन होता ही होता है, कभी पेपर हार्ड होता है, कभी आसान होता है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे नंबर ऑफ सीट भी इफेक्ट करती है कि किस बार ज्यादा सीट थी, बट ये मान लो कि नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालती है। 2 से 3 नंबर ज्यादा से ज्यादा, मैक्स टू मैक्स 5 नंबर, इससे ज्यादा तो नंबर ऑफ सीट कितना भी बढ़ा लो, 4-5 नंबर घटाने में 100-200 बच्चे अंदर आ जाएंगे, और इतना ज्यादा सीट कभी आती नहीं है। ठीक है, तो ये मान के चलो कि इसके आसपास कट ऑफ रहने वाला है। आपको टारगेट बना के चलना है, यहाँ पे जो मार्क्स मेंशन किए गए हैं उससे ऊपर का, अगर इससे ऊपर आप लेके आते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। एक सरकारी नौकरी, वो भी स्टेट की, वो भी मजे वाली, आराम से जो टहलते रहते हैं, बिजली कट जाती है, वैसे बिजली आती नहीं है। खैर ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके बुक्स की। तो बुक्स की मैं बात करूं तो मैकेनिकल के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत प्रीफर्ड होता है कि गेट और ईएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं बिना कुछ चेंज किए हुए। ये दोनों कर लेते हो, इसके बाद अगर आप YCT कर लेते हो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देते हैं PSUs के, इसरो के, बाकी स्टेट PCS एग्जाम्स के, तो ये मोर देन सफिशिएंट है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो रीजनिंग दिया गया है उसके लिए आप RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हो, और अरिहंत पब्लिकेशन की GS वाली बुक फॉलो कर सकते हो, जो 25 मार्क्स में आपके रीजनिंग और GS वाला जो पोर्शन था। हिंदी के लिए एज सच मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ कुछ भी। आप, मुझे तो लगता है कि आप हिंदी के लिए थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियो देख लोगे, कहीं पे मैराथन क्लास पड़ी हुई है तो उसमें आपका काम चल जाएगा। तो ये कुछ डिटेल रहे आपके एग्जाम के। होप सो कि आप रेडी होगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और प्रिपरेशन को थोड़ा सा डायरेक्ट कर देंगे आपके इस पैटर्न के हिसाब से, तो सिलेक्शन पॉसिबल है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।